हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईवो ने फाइनली जैन को बता दिया था कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहा। इन सब चीज़ों के पीछे उसका डैड है। और जैन को ईवो ने ये भी बताया कि ईफई उसकी बेटी नहीं है, वो उसकी स्टेप सिस्टर है, जो कि उसके डैड के नाजायज़ रिश्तों की वजह से आई है। और ये सब जानने के बाद जो जैन था वो शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई डैड ऐसा कैसे कर सकता है अपने बेटे के साथ। और यही नहीं, इसके और भी चीज़ की थी ईवो के डैड ने ईवो की मॉम और डैड दोनों को मरवा दिया ईवो के हाथों से। और उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर रहा है अभी तक कि वो ईवो की मॉम के सामने ये सब बता देगा। एंड अपनी मॉम की मतलब ये हालत वो देख नहीं पाता, इसलिए आज तक वो अपने डैड के हाथों ब्लैकमेल होता आया है। एंड ईवो बस जैन को देखता है। जैन बोलता है तुम इतना सब कुछ सहते आए थे। ईवो बोलता है हाँ, मैं सब कुछ सह रहा था। एंड ईवो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है सारी चीज़ें याद करके, और रिमेंबर करता है वो हर एक मोमेंट। जब भी ईवो ने गुस्सा किया सब चीज़ें वो याद करता है कि उस टाइम पे वो खुद कितना हर्ट हुआ होगा। ईवो बोलता है उस टाइम पर हमारी कंपनी ग्रो कर रही थी, इसीलिए डैड अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचा और वो वांग फैमिली के ब्लड को भी खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया। एंड मुझे अग्री होना पड़ा कि मैं लूसी के साथ रिलेशनशिप में था। ये जानने के बाद मेरी मॉम और ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। मैं टीनेजर था, जिस वजह से किसी मतलब तरह की मुझ पे रिपोर्ट नहीं हुई। एंड ना ही मीडिया वगैरह में जो है ना वो ये सब चीज़ें फोकस में नहीं आई, क्योंकि मैं छोटा था और इतना ज़्यादा मेरे बारे में जानते भी नहीं थे। इसीलिए अगर मैं इन सब चीज़ों के लिए अग्री नहीं करता तो मेरे डैड मुझे जेल भेज देते, मेरे मॉम के पेरेंट्स को मारने के लिए। मैं उस टाइम पर ऐसा फील कर रहा था जैसे कि मुझे किसी ने कैद कर दिया हो, और मैं ऐसा ही था उस टाइम पे। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। मैं जेल नहीं जाना चाहता था, बहुत छोटा था मैं। मेरे डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया और मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ईवो की वॉइस जो है ना वो टूटने लगती है, उसे अपने शोल्डर पर वेट फील होता है। एंड वो चीज़ थी जैन के आंसू, क्योंकि जैन रो रहा था जिस वजह से ईवो का शोल्डर पूरा गीला हो गया था और इसीलिए उसे वेट फील हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं ईवो बोलता है जैन, मैंने कभी भी तुम्हें डिसलाइक नहीं किया था। हाँ, स्टार्टिंग में मैं तुमसे थोड़ा सा गुस्सा था, या ये कहूँ कि थोड़ा ईगो थी मेरे अंदर, इसीलिए थोड़ा रूड रहता था। बट इसके लिए मैं गिल्टी हूँ जैन, अब आज भी। एंड मैं जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था तब मैं सच में तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था जैन, सच में चाहता था तुम्हें। मैंने कभी तुम्हें डिसलाइक नहीं किया। और जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब मेरे डैड ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था, और उन्हें तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें नफरत है गे लोगों से, और मेरे मेरे डैड ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। और उसके बाद उन्होंने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया पूरी तरह से, मेरे कैरेक्टर को लेके तुम्हें छोटी चीज़ें बताई, तुम्हें तुम्हें पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया, मेरे खिलाफ भड़का दिया जहन। और उसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगे। बट जहन, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था जहन। मेरा मेरा कभी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था जहन। मेरी लाइफ में पहले तुम थे जिससे मैंने प्यार किया था। तुम थे जहन वो जिसके साथ मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की थी। मेरा फर्स्ट किस मैंने तुम्हें दिया था जहन, और कोई नहीं था मेरे पास, ओनली तुम थे। तुम पहले वो इंसान हो जिसमें मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। मैंने अपनी लाइफ में ओनली ऑन तुमसे प्यार किया है जहन, किसी और से नहीं। और जब तुम पे मेरे डैड ने वो अबॉर्शन वाला झूठा आरोप लगाया तब मैं बहुत हर्ट हुआ था जैन। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे डैड ये सब करने वाले हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हें उस टाइम पे बताना चाहता था कि मैं हर्ट हूँ जैन, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। बट जैन, मैं बंधा हुआ था मेरे डैड की वजह से। आई एम सॉरी जैन, आई एम सॉरी। मैं कभी भी ये नहीं करना चाहता था। एंड इबू रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। आज वो सारी चीज़ें जैन को बता पा रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ के अंदर। आज वो सारी चीज़ें जैन को बता रहा था। जैन ही उसका प्यार है पहला, और उसने सब कुछ जैन के साथ ही किया है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था ये सब बता के। जैन इबो को देखता है और उसके बाद वो इबो की फेस को टच करता है। जैन इबो के पास आता है और वो उसके फेस से अपने फेस को रब करता है, यानी कि अपने चिक्स को इबो की चिक्स पे रख के उसे रब करता है। एंड इबो को अच्छा लगता है। जैन इबो को देखता है और बोलता है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे डैड थे।
ईबो बोलता है हाँ जैन, मेरे डैड थे, मेरे डैड अब भी मेरी मॉम पर चीट कर रहे हैं, उनका अभी भी बहुत सारी लेडीज़ के साथ रिलेशनशिप में, अब उनका मेरी डैड की जो न्यू सेक्रेटरी है उनके साथ रिलेशनशिप है। और जब मैंने मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें मॉम के सामने एक्सपोज कर दूंगा, मैं बताना चाहता था मॉम को कि अब भी वो मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं, मैं बताना चाहता था। बट जब उन्होंने ये सब सुना तो उन्होंने मुझे मुझे फ़ोर्स किया तुमसे दूर रहने के लिए, और अभी भी वो मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं। और जब मैंने ये कहा कि मैं मॉम के सामने उनकी सच्चाई बता दूंगा, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि वो मॉम को वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे कि मैंने उनके पेरेंट्स को मार डाला, और इसी वजह से मैं डिप्रेस हो गया था। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ज़ैन, मैं परेशान था, डिप्रेस था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो तुम मेरे पास थे और नहीं कोई और। मैं डिप्रेस हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसलिए मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। एंड ये बोलने के बाद एकदम ईबो चुप, और ज़ैन एकदम फ्रीज अपनी जगह पर। ईबो बस ज़ैन को देखता है और अब वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या बोल दिया। ज़ैन शॉकिंगली ईबो को देखता है और बोलता तुमने क्या तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ज़ैन शॉकिंगली बोलता है। ईबो बोलता है आई एम सॉरी ज़ैन। ज़ैन ईबो को देखता है और वो रोना शुरू कर देता है और बोलता है तुमने ये क्या कर दिया, और वो रोने लगता है बहुत बुरी तरह से। ईबो जब ज़ैन की ये हालत देखता है वो बोलता है आई एम सॉरी ज़ैन, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो ज़ैन, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ। तो वो बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। ज़ैन जो है ना वो ईबो को कस कर गले लगा लेता है, और ईबो भी सेम ऐसा ही करता है। ज़ैन बोलता है आई एम सॉरी ईबो, मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईवो प्लीज़ दोबारा ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत कर देना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा ईवो, प्लीज़ दोबारा ये गलती मत करना। ईवो बोलता है मैं नहीं करूँगा ज़ैन, आई एम सॉरी। और वो रोने लगते हैं, पर तभी एक चीज़ गिरने की आवाज़ आती है एंड ईवो और ज़ैन एक दूसरे को देखते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं। ईवो बोलता हाँ, एंड वो दोनों देखते हैं डोर को। डोर हाफ क्लोज था, पूरा खुला हुआ नहीं था, हाफ क्लोज था। ज़ैन ईवो को देखता है कन्फ्यूजिंगली। ईवो बोलता है क्या कोई था? ज़ैन बोलता है पता नहीं। ईवो बोलता है अगर डैड हुए तो? उन्होंने हमारा सच सुन लिया तो? ये सुनने के बाद ज़ैन बोलता है नहीं, तुम्हारे डैड नहीं हो सकते ईवो, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को और मतलब उनके भाई को ऑफिस जाते हुए देखा था, तो वो यहाँ नहीं है। अब अगर कोई और हुआ तो वो पता नहीं है, शायद आई थिंक कोई और हो सकता है। एंड ये सुनने के बाद ईवो जो है ना टेंस हो जाता है, ज़ैन को देखता है और वो अब टेंशन लेने लगता है। पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। तभी ज़ैन ईवो का हाथ पकड़ता है और बोलता है चिंता मत करो, ओके, कुछ नहीं होगा। और अगर इस बार किसी ने सुना भी होगा, कोई बीच में आने की कोशिश भी करेगा, तो मैं नहीं आने दूंगा किसी को भी अपना हम दोनों के बीच में, चिंता मत करो तुम। ईवो देखता है ज़ैन को और बोलता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ज़ैन? ज़ैन बोलता है ऑफ कोर्स, सारी सच्चाई जानने के बाद तो और भी। और अब चिंता मत करो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ईवो ज़ैन को देखता है, अब उसे बहुत खुशी होती है। एंड नाउ ईवो को अब सेटिस्फैक्शन था कि हाँ, उसने अपने ज़ैन को सब बता दिया, और अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर से एक बर्डन ख़त्म हो गया था। जो बोझ इतने सालों से वो मतलब जी रहे थे ना लेके, अब वो बोझ बिल्कुल कम हो गया था। ईवो को लगा कि सच में उसके चेस्ट पे जो इतना बर्डन था ना वो कम हो गया, उसे रिलैक्सिंग फील होता है। एंड नाउ अब ज़ैन भी उसे एक्सेप्ट कर रहा था। ईवो स्माइलिंग फेस के साथ ज़ैन को देखता है एंड ज़ैन भी स्माइल करता है और बोलता है आई लव यू माई ईवो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ईवो बोलता है थैंक यू। ज़ैन बोलता है हमेशा। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के बीच में बहुत ही इमोशनल सीन था एंड दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। एंड नाउ अब वो हैप्पी था कि चलो हाँ, ज़ैन तो उसके पास आ गया, बट अब बहुत सारी चीज़ें और भी करना बाकी है। पता नहीं ईवो वो सब चीज़ें कैसे संभालेगा। अभी हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। ईवो और ज़ैन जो है ना वो बालकनी में बैठे हुए थे, और शाओ बाओ जो है ना वो फ्लोर पर खेल रहा था टॉयज़ के साथ। ईवो जो है ना वो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, और ज़ैन जो है ना उसके पास में ही जो काउच था ना उस पर बैठा हुआ था। शाओ बाओ जो है ना वो एक टॉय को अपने माउथ में ले लेता है एंड वो उसे जो है ना बाइट कर लेता है। एंड ज़ैन जैसे ये देखता है वो बोलता है बाबो ऐसा मत करो, एंड वो उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है अपने माउथ से बाहर निकालो उसको। एंड ज़ैन वरिड हो जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ें माउथ में ले लेते हैं। शाओ बाओ जो है ना वो उसे चबाने लगता है उस टॉय के पीस को, और हंसने लगता है और टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो सोचता है कि अगर वो आंखें बंद कर लेगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा। ज़ैन कैसे भी करके अपनी फिंगर को उसके माउथ में डालता है एंड शाओ बाओ जो है ना वो ज़ैन की फिंगर पर बाइट कर लेता है। ज़ैन बोलता आह बाओ बाओ, एंड तभी ये वो बोलता है बाओ बाओ अपनी मॉम को परेशान मत करो।
एंड जो जैन था ना वो कैसे तैसे करके अपनी फिंगर की मदद से बाओ बाओ के माउथ से जो पीस था ना वो उस टॉय का वो बाहर निकालता है और जो शॉ बाओ था ना वो हंसना शुरू कर देता है और जैन देखता है सच में बाओ बाओ धीरे धीरे करके और भी नोटी होता जा रहा है। जैन जो है ना वो बाओ बाओ को अपनी गोद में बिठाता और बोलता बाओ बाओ ये बहुत गलत बात है। एंड इसके बाद जो ईबो था ना वो बाओ बाओ के सर पे पैट करता है और बोलता है बाओ बाओ ऐसा मत करो ओके। इसके बाद वो चुपचाप करके जैन के बाहों में ही खेलने लगता है टॉयज़ के साथ। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो ईबो की मॉम थी वो बालकनी में आती हैं कुछ स्नैक्स और फ्रूट के साथ। जो सर्वेंट थी ना वो टेबल पर रख देती है सब चीज़ों को और इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। ईबो की मॉम ईबो को देखती हैं और जैन को देखती हैं और वो जैसे ईबो को देख रही थी ना वो कुछ डिफरेंट था। ईबो जो है ना वो अपने फेस को साइड कर लेता है, वो अपनी मॉम को नहीं देता, वो अपनी मॉम को नहीं देखता है। ईबो की आंखों में जो है ना वो कुछ अलग था। ईबो अपना सर नीचे कर लेता है और जो ईबो की मॉम ईबो को देख रही थी ना जैसे कुछ तो अलग था उनकी आंखों में जैसे वो देख रही थी। ईबो की मॉम बोलती हैं ईबो तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैन जो है ना वो चुपचाप देखता है एंड ईबो अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है और वो अपनी मॉम की आंखों में नहीं देखता। इसके बाद जैन जो है ना वो डायरेक्टली बोल देता है कि अब कार के इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड ब्रेक फेल हो गया था अब इसी वजह से। ईबो की मॉम देखती हैं और बोलती हैं यही था या इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है ना। जैन जो है ना वो ईबो को फ्रूट्स देता है एंड फिर उसके बाद वो फ्रेश जूस देता है ईबो को। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है एंड चुपचाप उसे दे देता है एंड ईबो की मॉम को अच्छा लगता है कि जैन जो है ना वो ईबो का ध्यान रख रहा है। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो अब वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम जो ईबो था ना वो अपने रूम के अंदर आ जाता है एंड ईबो की मॉम जो है ना वो रूम को देखती हैं और वहाँ पर हम देखते हैं मिंग जेई को, वो वहाँ पर थी। वो ईबो से मिलने के लिए आई थी बालकनी के अंदर। जैन और ईबो एक दूसरे को देखते हैं फिर वो मिंग जेई को देखते हैं। इसके बाद जो ईबो था ना वो चुपचाप खड़ा हुआ था यानी कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, खड़ा हुआ नहीं बोलेंगे। तभी मिंग जेई बोलती है ईबो तुम सेंस में कब आई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कैसे हो। हाँ क्या तुम्हें पेन फील हो रहा है, मैंने सारा काम छोड़ दिया तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं, तुम कैसे हो। और वो ईबो के पास आते हुए बोलती है। ईबो बोलता मैं ठीक हूँ। हम देखते हैं मिंग जेई को जो कि ईबो के पैरों को देखती है और बोलती है ईबो तुम्हारे पैरों को क्या हुआ है और तुम व्हील चेयर पर क्यों बैठे हुए हो। और वो ईबो को देखती हैं, उसकी आंखों में डर था। ईबो जो है ना वो कोल्डली मिंग जेई को देख रहा था एंड जैन को ये पसंद नहीं आता, मिंग जेई का यहाँ पर आना उसे अजीब लगता है। मिंग जेई बोलती है अब क्या हुआ है। ईबो बोलता है मेरे जो पैर है ना वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गए हैं। और वो एकदम बिल्कुल कोल्ड फेस के साथ मिंग जेई को बोल देता है। मिंग जेई बोलती क्या। ईबो जो है ना वो अपनी मॉम को देखता है एंड ईबो की मॉम जैन को देखती है एंड शॉकिंगली देख रहे थे। ईबो जो है ना वो चुपचाप था। जैन और ईबो दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज थे एंड इसके बाद ईबो जो है ना वो बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद ईबो अपनी मॉम को देखता है और बोलता है मॉम क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनने के बाद ईबो की मॉम बोलती हैं कि अब नहीं, अब ईबो के पैर सच में पैरालाइज हो गए हैं। इसके बाद ईबो की मॉम अपने मन में सोचती हैं कि ईबो तुम्हारे पैर बस कुछ ही टाइम के लिए पैरालाइज हुए हैं, कुछ दिनों के बाद तुम अच्छे से चलने लगोगी। बट मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हें प्राउड फील हो रहा है कि तुम अपना रास्ता साफ कर रहे हो। और उनके फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। इसके बाद ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जैन भी देखता है एंड देन इसके बाद जो जैन था ना वो बोलता है कि अब नहीं। जैन भी अपना सिर में हिलाता है और इसके बाद ईबो जो है ना वो देखता है। जैन ईबो का हाथ पकड़ता है एंड जेई जो है ना वो मिंग जेई अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। मिंग जेई सोचती है इसके पैर पैरालाइज हो गए, इसका मतलब है कि ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नहीं, एंड ये सब सोच के तो वो डर जाती है। मिंग जेई के फेस के ऊपर जो है ना वो टेंशन की लाइन आ जाती है और वो सब कुछ अब घूरने लगती है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। एंड हम देखते हैं शाओ बाओ जो है ना वो एकदम अजीब फील करता है, उसे डर लगता है इस पर्सन के कारण क्योंकि उसे ये पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एंड वो बस उसे पहली बार यहाँ पर देख रहा था। इन सालों में मिंग जेई जो है ना वो अपने करियर पर ओनली फोकस कर रही थी, उसे शादी नहीं करनी थी और उसे सिर्फ पसंद था रिच लोगों के साथ डेट करना और बस पैसे उड़ाना और कुछ नहीं। एंड वो अपना टाइम बस उसी में स्पेंड कर रही थी। और जो ईबो के डैड थे ना उन्होंने बताया था ईबो के एक्सीडेंट के बारे में मिंग जेई को और उसे मेंशन आने के लिए कहा था। मिंग जेई एक्साइटेड थी क्योंकि उसने सोचा कि वो ईबो के बुरे मतलब टाइम के अंदर उसका साथ देगी तो उसके दिल के अंदर जगह बना पाएगी।
बट अब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि वो ईवो की कंडीशन देखती है और उसे ये पता चलता है कि ईवो पैरालाइज है, वो चल नहीं पाएगा, तो उसे बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी ईवो की। तो इसीलिए तो भाई उसे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड इसके बाद मिंग ज़ी जो है ना, वो अपने मन में ये सोच के बोलती है, ओह अच्छा, ये बहुत ही बुरा है। जैन बोलता है, ईवो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। एंड जो ईवो की मॉम थी ना, वो बोलती है, मेरा जैन बेबी जो है ना, वो ईवो से बहुत प्यार करता है और मैं इन दोनों की बहुत जल्दी शादी करवा दूंगी, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट कपल है। मैं बस जल्दी ही इनकी वेडिंग डे डिसाइड करने वाली हूँ। मिंग जी बोलती है, ओह अच्छा, वेडिंग का कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। एंड ये वो जो है ना, वो डार्कली एकदम देखते हुए स्मिक करता है और मिंग जी अपना गला साफ करती है और बोलती है, अब वो बहुत अच्छा है आंटी। इसके बाद ईवो की मॉम बोलती हैं, अरे बेटा तुम खड़ी क्यों, बैठो, बैठ जाओ ना। इसके बाद मिंग जी बोलती है, नहीं आंटी, मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं बस एक नज़र अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को देखने के लिए आई थी, और कुछ नहीं, मैं रुक नहीं सकती हूँ, एक्चुअली मुझे ना इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे जाना होगा आंटी। ओके बाय आंटी। एंड वो जल्दी से उन्हें बॉ करती है और उसके बाद तुरंत ही लैंड मैंशन से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं जैन को। जैन जो है ना, वो बोलता है, तुम्हारी ये चाइल्डहुड फ्रेंड थोड़ी अजीब नहीं है, वियर्ड है, और मैं भूल नहीं सकता हूँ इसने कैसे मेरी उस दिन बेइज्जती की थी। ये वो बोलता, जैन उसे छोड़ो, मुझे पता है उसे क्या चाहिए, बट उसे वो कभी मिलेगा नहीं। एंड हम देखते हैं ईवो की मॉम को। ईवो की मॉम अपना गला साफ करती है और वो चेयर से उठ जाती है और वो ईवो और जैन को दोनों को एक साथ छोड़ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ अकेले में, इसलिए वो चली जाती हैं। जैन जो है ना, हम देखते हैं अभी कुछ टाइम ईवो के साथ स्पेंड करता है और इसके बाद में वो जो है ना, अपने घर आ जाता है। जैन जो है ना, वो अपने घर आता है एंड जैन की मॉम जैन के सामने आती है। जैन बोलता है, मॉम। इसके बाद जैन की मॉम बोलती है, जैन उसने तुम्हें धोखा दिया है, जैन उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, न जाने कितने ही बार, बट फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। बेबी ऐसा क्यों करते हो। जैन अपनी मॉम के पास आता है। जैन अपनी मॉम को देखता है कि वो बहुत ही टेंस है। जैन अपनी मॉम के हाथों को पकड़ता है और उन्हें काउच पर बिठाता है और बोलता है, मॉम ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो बुरा नहीं है मॉम, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और मैं हाँ अभी उसे पसंद करता हूँ। मॉम मेरी बातों पर प्लीज़ यकीन करिए, वो बुरा नहीं है। जैन के डैड जैन के पास आकर बैठते हैं और बोलते हैं, जैन तुम उसे बचा क्यों रही हो। ये सुनने के बाद जैन जो है ना, वो बोलता है, डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, बट देखिए अभी नहीं बता पाऊँगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। वो एक्चुअली उसकी गलती नहीं है इस सब चीज़ों के अंदर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोंग जियांग को, जो कि हॉलवे के अंदर आता है और वो जैसे जैन को देखता है वो हैप्पी हो जाता है और बोलता है, जैन उसकी हेल्थ कैसी है। जैन जो है ना, वो देखता है सोंग जियांग को और बोलता है कि अभी वो कोमा से बाहर आ गया है। जैन के मॉम और डैड जो है ना, वो जानना चाहते थे कि आखिरकार कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जैन और ईवो के बीच में, बट वो जैन को कुछ टाइम दे देते हैं, टेल मतलब उन्हें सच बताने के लिए। इसके बाद जैन बोलता है, मॉम मुझे आप लोगों से कुछ परमिशन चाहिए थी। ये सुनने के बाद जैन के डैड बोलते हैं, बताओ हमें। जैन बोलता है, मॉम डैड क्या मैं अब नाइट को वांग मेंशन में रह सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, प्लीज़ मॉम। एंड ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती है, आज रात के लिए। जैन चुप हो जाता है। इसके बाद जैन की मॉम बोलती हैं कि हर रात के लिए। इसके बाद जैन जो है ना, वो बोलता है, एक्चुअली ईवो जो है ना, अभी खतरे से बाहर आ चुका है, बट मुझे उसके साथ कुछ टाइम बिताना है, आप प्लीज़ मॉम मान जाइए ना। और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जो सोंग जियांग था ना, वो बोलता है, शीजी प्लीज़ मान जाइए ना, जैन को रहने दीजिए उसके साथ। जैन और जैन के मॉम डैड दोनों जो है ना, वो अभी खुश नहीं थे इस चीज़ से कि जैन वहाँ पर जाए, बट वो जैन अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते हैं, इसके लिए बाद में वो अग्री कर जाते हैं। एंड जो जैन के डैड थे ना, वो बोलते हैं, ओके बट तुम श्योर हो ना इस बार ईवो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, तुम सच पक्का यकीन है ना बीजिंग जैन तुम्हें, कि इस बार वो गलती रिपीट नहीं होगी। जैन अपने डैड को देखता है और बोलता है, ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ही प्योर है, वो बुरा नहीं है, जो रूमर्स उसके बारे में हमें बताए जाते हैं वो सब फेक है। जैन के जो डैड थे ना, वो बोलते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो जैन। जैन जो है ना, वो बोलता है कि वो डैड। तभी जैन की मॉम बोलती हैं, जैन क्या होगा अगर उसने तुम्हें दोबारा से धोखा दिया तो। जैन बोलता, मॉम प्लीज़ मुझ पे यकीन करिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मुझे टाइम चाहिए, उसने कभी मुझे छोड़ना नहीं चाहा था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा नहीं है।
जैन के मॉम डैड एक दूसरे को देखते हैं और वो डरे हुए तो थे बट अपने बेटे के लिए वो मान जाते हैं। इसके बाद जैन की जो मॉम थी ना वो बोलती है ठीक है बट अपना ध्यान रखना, मैं ईबो की मॉम से बात करूँगी। जैन तुम केयरफुल रहना ठीक है। जैन बोलता ठीक है। इसके बाद सोंग जियांग भी जैन के शोल्डर पर पैट करता है। अब हम ईबो के घर का सीन देखते हैं। जैन और ईबो जो है ना अभी गार्डन में घूम रहे थे एंड ईबो जो है ना अभी भी व्हील चेयर पे था एंड जैन जो है ना वो उसके साथ में ही चल रहा था। ईबो जो है ना वो बस ऐसे ही चुपचाप था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन एक ट्री के सामने आकर रुक जाता है एंड इसके बाद ईबो देखता है जैन को। जैन जो है ना वो ट्री के पास आता है, उसे टच करता है एंड तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। जैन बोलता आइडिया। ईबो बोलता है क्या हुआ जैन, तुम क्या सोच रहे हो? एंड ये सुनने के बाद जैन बोलता है अब क्यों ना हम ट्री पे अपना नाम लिखें, ये कितना ब्यूटीफुल होगा है ना, अब वैसे भी चेरी ब्लॉसम आने वाला है। ये सुनने के बाद ईबो बोलता अच्छा है जैन। इसके बाद जैन जो है ना वो सर्वेंट को देखता है और फिर बोलता है कि अब जाओ एक नाइफ़ लेकर आओ। सर्वेंट बोलता है ओके और वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद एक नाइफ़ जो है ना जैन को लाके दिया जाता है। जैन जो है ना वो उस ट्री पर नाम लिखता है ई जैन एंड इसके बाद हम ईबो को देखते हैं। ईबो सरप्राइजिंगली नाम को देखता है और बोलता है हाँ ई जैन। जैन ईबो के पास आता है एंड देन फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और ईबो के लैब में बैठ जाता है और अपने हाथों को ईबो के जो नेक था ना उसके अराउंड रैप करता है एंड जैन बोलता है ई जैन एंड इतना बोलते ही जो ईबो था ना वो जैन के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड जैन भी ईबो के लिप्स को किस करता है। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को किस कर रहे थे, सक कर रहे थे और बस डीपली खोए हुए थे एक दूसरे के अंदर और दोनों इंटेंस हो चुके थे। काफ़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं जब तक उन दोनों को सांस लेने के लिए जो है ना वो ज़रूरत ना पड़ जाए। जब उन्हें लगता है कि उन्हें सांस लेना चाहिए तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और सांस लेते हैं।